कैसे हो सब IBA कॉमर्स वालों। उम्मीद है कि आप सब मस्त हो गए, एकदम सही तैयारी चल रही होगी। +2 जैसा कि हम सब जानते हैं, +2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। कुछ ही महीने बाकी रह गए हमारे एग्ज़ाम में। हमारे फरवरी 2022 में एग्ज़ाम हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें एग्ज़ाम में कि ज़्यादा हाई स्कोर करें, अधिक से अधिक नंबर लें, क्या करना चाहिए। तो हम लोग जब सिलेबस को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें चली आती हैं, किताब पलटते हैं, बहुत सारे टॉपिक चले आते हैं। इतने टॉपिक ज़्यादा हैं, इतने पॉइंट्स हैं, इतने सब कुछ करना होता है कि एकदम घबराहट से होने लगती है कि इतने ज़्यादा, इसको याद करें या उसको याद करें, इसको छोड़ें उसको छोड़ें, क्या करें, एकदम पजल हो जाते हैं। और जितने एग्ज़ाम करीब आता है, सिग्नल देता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, तो एकदम और घबराहट बढ़ने लगती है। इस घबराहट में हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो हमारे टॉपिक पढ़ने होते हैं सब एकदम उथल पुथल मच जाता है, बेचैनी बढ़ती जाती है। तो इन तमाम परिस्थितियों में हमें क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हमारे अधिक से अधिक मार्क्स आ सकें। पहली बात कि आप शांत रहिए, संतुलन बनाए रखिए। कोई घबराहट नहीं, एग्ज़ाम को आना है, एग्ज़ाम को होना है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सबके लिए एग्ज़ाम जो पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम देना होता है, धीरे धीरे समय पास भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये होती है कि जब हम सिलेबस को देखते हैं या क्लास में सुनते हैं कि अरे बारे कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है, तो सारी बातों की सही है कि एक आदमी पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक विद्यार्थी को पूरे सिलेबस को कवर करना, सारे सिलेबस को पढ़ जाना या पढ़कर फिर पचा लेना और एग्ज़ाम में सबको तैयारी करके जाना, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो है। असंभव तो नहीं है, लेकिन है, मुश्किल है। तो ऐसे एक सामान्य परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, हमें क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स को देखना चाहिए, ताकि हमें अधिक से अधिक नंबर आ जाए, कोई घबराहट नहीं हो, बिल्कुल शांत पोजीशन में। तो नंबरिंग ज़्यादा करना, ज़्यादा स्कोर खराब करना, यही तो बहादुरी है। और पूरी किताब रट जाएंगे, ऐसा तो बड़े मुश्किल काम है, फिर वो कहीं का नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि किस तरह से अपने सिलेबस के अनुसार, हमारे जो सिलेबस के अनुसार जो जो बातें, जो टॉपिक, जो चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में हमें कौन सा टॉपिक को देखना है। चैप्टर जो हमें पढ़ना है एज़ पर सिलेबस, उस चैप्टर के अंदर वो कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें देखना है एग्ज़ामिनेशन के लिए, बार बार देखना है। क्या ख़ास बातें हैं जिन्हें हम एग्ज़ाम के लिए बार बार रिपीट करेंगे ताकि अधिक से अधिक नंबर आ सके। ये भी बात हो सकती है कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जिसको कम समय में जल्दी जल्दी देखा जा सकता है, उस पर फोकस किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सिलेबस के अनुसार, +2 की बात कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार जो पहला चैप्टर आपका है अकाउंटेंसी में, वो है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब जानते हैं, हिंदी में लिखा होगा और लाभकारी संस्थाएं। तो जब ये चैप्टर हमारे सामने सिलेबस के अनुसार आता है, तो वैसे भी ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, सिलेबस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक पर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन सा खास टॉपिक हैं जिनको हमको देखना है। चैप्टर तो खैर देखेंगे, और मौका मिले तो आप पूरा रट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप NPO में आओगे, पहला ही चैप्टर हमारा है, तो इसमें क्या देखें। पहले तो आप देखो कि NPO कहते किसको, व्हाट डू यू मीन बाय NPO, मीनिंग क्या है इसका। तो जब हम लोग बात करेंगे तो इसके ज़रा मीनिंग पर आप ध्यान देंगे। मीनिंग तो देख जाइए आप, क्योंकि मीनिंग कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर वाले या 5 नंबर वाले, या जो भी है, इसमें से क्वेश्चनिंग मीनिंग का कहीं ना कहीं हो सकता है। जो आप दूसरा टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक, इसके एग्ज़ाम्पल ज़रूर देखिए। इसके एग्ज़ाम्पल कई बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम्पल्स।
जो इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इस तरह के एग्जाम्पल्स किताब में दिया होगा, एक लिस्ट दिया होगा। तो उस एग्जाम्पल्स को आप देख जाइए इस चैप्टर में। अगर आप एग्जाम्पल को देख जाते हैं, साथ में ये देखना है कि आखिर जो एनपीओ हम लोग क्रिएट करते हैं, जो फॉर्म होता है एनपीओ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कई बार उसके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव से आते हैं। तो हमें जो देखना है इस एनपीओ में, पहले तो मीनिंग समझ जाना है, दो चार एग्जाम्पल आपको देखना है, एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो सकता है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। मतलब ये एनपीओ क्यों फॉर्म किया जाता है, क्यों क्रिएट किया जाता है, क्यों बनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है इसमें, है फीचर्स। आप इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब विशेषताएं, एनपीओ कौन कौन से फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं, वो पॉइंट वाइज आपको दिया होगा, पॉइंट के हिसाब से आप इसको देख जाइए इस टॉपिक में। इसमें हम लोग आगे देखेंगे फीचर्स के बाद। अब इसका मीनिंग समझ गए, एग्जाम्पल्स भी देख लिया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स भी दो चार पॉइंट देख लिया हमने, और कौन कौन से फीचर्स उसको भी देख लिया। अब इसके अंदर जो हमें अकाउंट बनाना होता है, तो पहला अकाउंट इसमें आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आप जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आओगे, तो एक तो प्रोफार्मा इसका दिया गया होगा, अगर मुमकिन हो सके तो आप इसके प्रोफार्मा को रट जाइए। इसके रिसीप्ट एंड पेमेंट को कहते हैं कि समरी ऑफ कैश बुक है। इसके नेचर क्या है, नेचर है इसका, और ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो नेचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहते हैं। जैसे हम बता देते हैं, चलिए एक रियल अकाउंट है और ये कैश बुक का समरी है, तो अक्सर ये समरी के रूप में इसको देखा जाता है। तो हमें बनाना होता है, तो कैश बुक बनाने का ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का जो फंडा है, अगर आप इसका प्रोफार्मा देखोगे, फॉर्मेट देखोगे, तो बहुत सारे आइटम्स हमको याद हो जाएंगे और कौन सा आइटम किधर होता है। और कैश बुक का समरी ही तो होता है। तो एक तरफ हम लोग रिसिप्ट लिखते हैं, एक तरफ हम लोग पेमेंट लिखते हैं। अब उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये रिसिप्ट चाहे किसी भी वर्ष का हो, किसी भी पीरियड का हो, हम जिस अकाउंटिंग ईयर का बनाते हैं उस अकाउंटिंग ईयर का रिसिप्ट है उसको तो लिखेंगे ही, साथ में किसी पिछले वर्ष का रिसिप्ट अभी हो रहा है या साथ में अगले वर्ष जो मिलना है वो अभी मिल जा रहा है, तो किसी भी वर्ष का रिसिप्ट हो इसके हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, आपको याद रखना होगा ये। और पेमेंट भी किसी भी वर्ष का हम करते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर का पेमेंट करें या करंट ईयर का पेमेंट करें या नेक्स्ट ईयर का पेमेंट करें, पेमेंट रिलेटिंग टू एनी ईयर उसको इसमें लिखा जाता है। तो ये एक ऐसा बुक है जिसमें हम रिसिप्ट और पेमेंट लिखते हैं। तो रिसिप्ट और पेमेंट में क्या आता है, या तो कैश में रिसिप्ट होगा या फिर चेक में रिसिप्ट होगा, उसी प्रकार फिर कैश में पेमेंट होगा या फिर चेक में पेमेंट होगा। तो दोनों हम इसको लिखते हैं और अंत में इसको बैलेंसिंग करके बैलेंस निकाल देते हैं। तो अक्सर इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप इसको देख रहे हैं। इसके बाद एक और हम लोग बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग आप ज़रूर पढ़ लेना चीज़ को कि इसका मतलब क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और इनकम एक्सपेंडिचर को लोग कहते हैं कि ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर बनता है तो इसके डेबिट साइड होते हैं जो एक्सपेंडिचर साइड है लेफ़्ट में, और इसके क्रेडिट साइड होते हैं जो राइट में होते हैं, इनकम के लिए होते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें आइटम जो हम एक्सपेंडिचर या इनकम के लिखते हैं वो किस ईयर या पीरियड से संबंधित होते हैं। तो जिस अकाउंटिंग ईयर का आप तैयार करते हो, जिस अकाउंटिंग ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, उसी अकाउंटिंग ईयर से संबंधित इनकम को लिखना है और एक्सपेंडिचर को लिखना है। बाकी किसी अन्य ईयर का अगर शामिल है, जैसे नेक्स्ट ईयर का इनकम शामिल है या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर शामिल है, उसको आउट कर देना, उसको नहीं लिखना है। अंत में जब बनाकर इसका रिजल्ट निकालते होंगे तो या तो इसका एक्सपेंडिचर सेट ज़्यादा आता होगा या इसका इनकम सेट ज़्यादा आता होगा। तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, आपको पता होगा। तो ये टॉपिक हमारा है कि ये टॉपिक के रूप में थोड़ा बनाना सीख लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए और इसका नेचर समझ लिए, क्या नेचर इसका है। उसी प्रकार इसका नेचर समझ ले, ये नॉमिनल अकाउंट है
और इसके लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, और किस ईयर से संबंधित इसमें आइटम्स लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार आप ये मेन टॉपिक, चूँकि हल्का फुल्का कोई ना कोई छोटा मोटा इसका आ ही जाता है। इसमें जो हम लोग आगे देखेंगे, इनके जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, ये भी हो जाता है कई बार, थोड़ा सा है। डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिफरेंस भी कई बार पूछ देता है। और जो इसको तैयारी करने की बात आती है उसको देख लेना, कैसे तैयारी करोगे, तो इसका फॉर्मेट तो ज़रूर देखना। फॉर्मेट में बहुत सारे हमारे पॉइंट याद हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसमें एक और पॉइंट आपको देखना है, हेडिंग देखना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अक्सर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड हम लोग ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो चाहे कोई भी फंड बनाते हैं, चाहे वो प्राइज़ फंड हो, पुअर बॉयज़ फंड हो, बिल्डिंग फंड हो, कोई भी फंड बनाते हैं, उस फंड का अगर अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है तो देखते हैं कि इस फंड पर कितना हमारे इनकम है और इस फंड पर कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और खर्चा सब इनकम एडजस्ट करने के बाद कितना बैलेंस बचा, तो उस संबंधित फंड में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। शायद इसीलिए से कई बार फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो पॉइंट देख लेना। आगे एक और पॉइंट इसमें आएगा, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड भी एक टॉपिक इसका होता है कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। जो हमें इंफॉर्मेशन दिए होते हैं तो उससे हमें कैपिटल फंड निकालना हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो निकाल कर दे दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका कैपिटल फंड निकाल कर दिया नंबरिकल, तो आपको चेक करना होगा, तो आप सीखेंगे ना कि कैसे निकाला जाता है। सिंपल सी बात है, जब कैपिटल फंड निकालने की बात आती है तो टोटल ओपनिंग एसेट को ले लीजिए। हमारे अकाउंटिंग ईयर का जो ओपनिंग डे है, उस ओपनिंग डे पर जितने टोटल एसेट हैं कर लीजिए और उसमें से टोटल ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, फिर जो बैलेंस आएगा वही निकल जाएगा। इसको आप ज़रूर देख लेना, टॉपिक हमारा है इस चैप्टर के लिए। और इस प्रकार जो लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान से देखेंगे वो पॉइंट बचता है कि एनपीओ में कुछ आइटम्स आते हैं, जिनको हम लोग स्पेशल आइटम बोलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स अंडर एनपीओ, वो कौन कौन से आइटम्स है जो थोड़ा ध्यान देना है। जैसे सब्सक्रिप्शन है, एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, डोनेशन है। डोनेशन में कई प्रकार की हो जाते हैं, तो कुछ आइटम्स हमारे हैं, कुछ स्पेशल आइटम, इस पर ध्यान से आप देख लीजिए। उसका ट्रीटमेंट कब उसको पीएल कब उसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, कब बैलेंस शीट में जाएगा, कुछ इस तरह की बातें आएंगी। कैपिटलाइज करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब देख लेना है आपको। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को इतने मेन पॉइंट देख लेंगे। और एक और ध्यान रखना है, जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है। और रिसीट पेमेंट के अलावा हमें कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है। उसकी सहायता लेकर, रिसिप्ट एंड पेमेंट की सहायता लेकर हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो जरा उसको भी देखना मेन टॉपिक। तो यहाँ तक ये बात हो गई है और ये 10 नंबर के चैप्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर ध्यान दोगे तो आराम से बनने लगेगा। अब देखते हैं, चलते हैं जरा पार्टनरशिप में। दूसरा चैप्टर हमारा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप थोड़ा सा लंबा है, कई चैप्टर्स हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हम उसमें पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में दूसरा चैप्टर हमारा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ये पहला चैप्टर है। अब पार्टनरशिप में दोस्तों देखना है कि ये एक नई चीज़ हमारे लिए है, नए प्रकार का बिजनेस है और उसमें कई चैप्टर हमें पढ़ना है। करीब 50 मार्क्स हैं ये पार्टनरशिप, जिसका पहला चैप्टर है। तो फंडामेंटल नॉलेज इसमें चाहिए। तो फंडामेंटल नॉलेज में पार्टनरशिप में क्या है कि ये तो आप ज़रूर रटें। इसमें क्या रट लें, मीनिंग तो आप ज़रूर ही रट लें। ये पार्टनरशिप कहते किसको हैं, हिंदी में या इंग्लिश में ज़रूर रटिए मीनिंग को बार बार। किसको कहते हैं पार्टनरशिप, किसको कहा जाएगा। और जैसे आप इसका मीनिंग रट लोगे तो मीनिंग के तुरंत बाद इसका जो फीचर्स है ये साथ है साथ चाहिए।
फीचर्स कह लें या करेक्टरिस्टिक्स कह लें, जैसा कि कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये सब फीचर्स में चले जाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म का क्या हम लोग टॉपिक देखेंगे, उसमें मीनिंग क्या है इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मीनिंग में बहुत सारी बातें चली जाती हैं। और दूसरे, इस पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ये टॉपिक तो रटना है। उसमें से कहीं ना कहीं तो सवाल आएगा, चाहे लॉन्ग टाइप में है, शॉर्ट टाइप में या शॉर्ट टाइप पर है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो। आगे इसमें थोड़ा बहुत और देख लेना है। एक टाइप है इसका LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक नया है। तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसका कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन देख लीजिए कि किसको कहा जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और इसके फीचर्स क्या हैं, क्योंकि फीचर्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इसकी कहानी इतने पर ख़त्म है, बाकी कुछ करना नहीं है। इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे पार्टनरशिप डीड, जो समझौता है, जो पार्टनरशिप डीड है। तो पार्टनरशिप डीड किसको कहा जाएगा, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट है लिखित रूप में होता है, और उस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन सा कंटेंट्स होता है, उसमें से कोई ना कोई पॉइंट। तो बहुत सिंपल इसकी परिभाषा को रटना, इसमें कौन कौन से कंटेंट्स है वो रटना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, बनाना कुछ भी नहीं है। आगे फिर देखते हैं, जब इसका आओगे तो मीनिंग तो समझ जाए, जब पढ़ोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो मीनिंग समझ में से आ गया इसका, हो सकता है कि फीचर वाली बात आ जाए कि पार्टनरशिप डीड के फीचर्स क्या हैं या कंटेंट्स क्या हैं, उसमें कंटेंट्स को देखिए। इसमें जो नेक्स्ट हम लोग और सीखेंगे इस बेसिक चैप्टर में, इसमें आपको देखना है कैपिटल। तो कैपिटल में एक होता है फिक्स कैपिटल, डेफिनेशन जान लीजिए नोट्स के लिए 1 नंबर के लिए। एक होता है मूविंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन दोनों के डिफिनेशन को जान लीजिए, अगर कोई फीचर वो जान लीजिए, मीनिंग को जान लीजिए, दोनों मीनिंग क्या है। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस पूछ देता है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो पहले मीनिंग उसका जान लेंगे और दोनों में डिफरेंस कभी कभार आ जाता है। तो जो दूसरा हमारा चैप्टर है उसके ये 2-4 मेन टॉपिक हैं, जिसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने टिक लगा दिया ये तो बड़ा ज़रूरी है, इसका मीनिंग समझना और फिर उसका फीचर। जब हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक और आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डिफिनेशन को जानिए, इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके फीचर्स अगर हैं तो इसको देख लीजिए। बहुत छोटा सा अकाउंट बनता है, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। इस पर हमारे कई वीडियो, आप उसको देख लेना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। बट एक टॉपिक है हमारे पहला, जो पार्टनरशिप का पहला जो टॉपिक है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इसको तैयार किया जाएगा, कैसे तैयार करेंगे, पहले मीनिंग समझ गए आप, क्या इसके फीचर हो सकते हैं, कैसे तैयार करेंगे, प्रोफार्मा आपके सामने आ गया। बहुत छोटा सा है ये, क्लियर है। और हमारे वीडियो देखो, बिल्कुल बात साफ साफ आ जाएगी। आगे हम लोग इसमें टॉपिक एक और देखेंगे कि जो एंट्री हम लोग इसमें करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो आप एंट्री करते हो उसका कई बार जर्नल पूछ देता है। तो एक सिंगल जर्नल कहीं दे देगा सही या गलत के लिए, तो थोड़े बहुत इसके जर्नल को भी देख लेना कि क्या क्या आइटम्स को हम लोग डेबिट करते हैं और किसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। उस तरह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है ऑन कैपिटल भी होता है और ऑन ड्राइंग्स भी होता है। इंटरेस्ट में निकालना होता है कई बार, तो कैपिटल में निकालना वो भी सिंपल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी संभव है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में थोड़ा सा फार्मूला ज़्यादा होते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कैसे हम लोग कितना रेट से निकालते हैं। अगर सेम अमाउंट थ्रू आउट ईयर निकाल रहा है तो किस तरह, कितने महीने का ब्याज निकलेगा। अगर डिफरेंट टाइमिंग है, डिफरेंट अमाउंट है तो कैसे निकलेगा। अमाउंट सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है तो उसके लिए कैसे निकलेगा। तो इस पर जैसा फोकस आप दे देना तो वो निकल जाएगा इस तरह से। और इस तरह से लास्ट पॉइंट जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे
वो देखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी वर्ड आता है कई बार। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? जो पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए क्या रेट है इंटरेस्ट का। तो अगर एग्रीमेंट में रेट लिखा हुआ तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो कितना रेट लगेगा, यानी कि 6%। इफ़ योर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, then 6% interest will be charged, and the amount of interest on partner's loan to the firm is called charge against profit। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। अच्छा, कभी कभी पार्टनर जो है अपने ही मकान में बिजनेस शुरू कराता है, तो जो किराया किसी और को देता है वो खुद किराया जिस पार्टनर का मकान है उसको मिलता है। तो ये जो रेंट है वो रेंट जो बाहर को ना दे करके अंदर वाले को मिलता है, यानी पार्टनर को रेंट मिल रहा है क्योंकि उसने अपना बिल्डिंग लगा रखा है। तो वो रेंट टू पार्टनर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम इसलिए कहते हैं कि उसको पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। जो आइटम्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, डेबिट करते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। जो आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं वो हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इतना याद रहेगा। तो दो खास टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये भी चार्ज है, और रेंट टू पार्टनर ये भी चार्ज, यानी पीएल अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये खास तौर पर देखेंगे। उसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर में। क्या देखेंगे? तीसरा चैप्टर भी पार्टनरशिप है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, वो खास टॉपिक कौन सा हमारा है, इस पर मैं वैसे तो और बातें लिखी गई हैं उसमें, लेकिन जिस पर हमें फोकस करना है, एग्जामिनेशन बहुत करीब आ रहा है, तो जितना करीब एग्ज़ाम आएगा उतनी घबराहट हमारी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, हम बेचैन हो जाते हैं, किसको देखें, खास पॉइंट को लास्ट में हम लोग दिखने लगते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर आपका है गुडविल। फिर वही कहानी, जब ये चैप्टर आपके सामने आएगा गुडविल, तो समझिए कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये दोनों तो आपको देखना है। गुडविल किसको कहेंगे आप समझ जाइए, उसके मीनिंग को समझ जाइए। कई जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने दिया है, इसका मीनिंग लिखा है, अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन वो सारे विद्वानों का रटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन सबको मिलाकर एक कंक्लूजन रूप में, एक निष्कर्ष के रूप में इनकी परिभाषा दी होती है। अगर वो याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या सबकी परिभाषा को पढ़कर आप अपने मन से कुछ मीनिंग निकाल लो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। और ऑन द बेसिस ऑफ योर डिफिनेशन, जो आपने परिभाषा या मीनिंग लिखा है, उस बेसिस पर उसके क्या क्या फीचर्स बनते हैं, क्या क्या विशेषताएं बनती हैं, ये दोनों टॉपिक तो आपको देखना है इसमें। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक और इसमें आएंगे, सीधा देखना है कि कैसे इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है आप जानते हैं, पढ़े होंगे, 3-4 प्रकार के जो मेथड्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला मेथड आप यूज़ करते होंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है इसको। जो दूसरा आप मेथड यूज़ करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, पक्का इसको प्रैक्टिस करना। थोड़ी परिभाषा को जानना कि सुपर प्रॉफिट किसको कहेंगे, क्योंकि इसमें जो वर्ड आता है नॉर्मल प्रॉफिट वर्ड आता है, नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो जो डिफरेंस होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है और जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट है, इन दोनों में निकालते हैं डिफरेंस को। तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज़ नॉन एज सुपर प्रॉफिट। अब इन मेथड के हिसाब से हम लोग गुडविल का मूल्यांकन करते हैं, तो ज़रूर इसको देखना। एक और मेथड हम लोग यूज़ करते हैं
कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मेथड को ज़रूर पढ़ जाना और ट्राई करना। कैपिटलाइजेशन मेथड, उम्मीद है तो 3 मेथड बहुत ज़रूर देखना प्रैक्टिकल की, मीनिंग में देखना है इसकी ज़रूरी है। और इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहना, कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर चौथे में आते हैं हम लोग, जो चौथा चैप्टर पढ़ना है वो भी पार्टनरशिप का चैप्टर हमारा है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये बड़ा मशहूर है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब साझेदारों के बीच में जो समझौता है, जो एग्रीमेंट है, जो साझेदारों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, जो संबंध है, अगर किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, उनके जो आपसी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, अगर उसमें परिवर्तन आता है, कोई चेंज आता है, जैसे मान लो कि रेशियो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, किसी वजह से अगर उनके आपसी संबंधों में चेंज आता है, इसी चेंज का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी कई कारण होते हैं, तो पहले तो आप समझोगे इसके मीनिंग क्या है। मीनिंग तो आपको जानना है हर हालत में। मीनिंग प्लस ये फीचर्स तो जोड़ कर चलो। जब जब मीनिंग की बात आएगी, डिफिनेशन की बात आएगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर मीनिंग और ऑन द बेसिस ऑफ योर डिफिनेशन यू हैव टू शो द फीचर्स ऑफ दैट टॉपिक। वो टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। अब देखना है कि वो कौन से सिचुएशन है और कौन से सर्कमस्टांसेज है अंडर विच ये होता है ऐसा। द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेज या ओकेजन जब ये कहानी होती है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कब होता है, जैसे अगर रेशियो में चेंज कर दिया जाए, नया एग्रीमेंट बन गया, या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, या कोई रिटायर हो जाए, या किसी की मृत्यु हो जाए, इस प्रकार जो ये सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो ज़रा उसको देखना है कि ओकेज़न कौन कौन सा है या सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं जिसके चलते ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होता है, यानी इसको कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। तो कब का पुनर्गठन होता है इसको देखना ज़रूरी है। जब पुनर्गठन होगा, चेंजेज आएंगे, तो जब चेंजेज आएंगे तो टॉपिक आएगा, या तो किसी पार्टनर को गेन होगा, प्रॉफिट, लाभ होगा, या फिर किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। तो कितना गेन किया, वो कौन कौन पार्टनर जिनको गेन हो सकता है, वो कौन कौन पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों? जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है तो आपको पता है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस करते रहते हो, निकालते हो, तो वहाँ आप ज़रूर निकालना। तो उससे गेन से बनते हैं गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस से बनते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये कैसे निकाला जाएगा, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको प्रैक्टिस आप कर लेना। ये पॉइंट है, इसके डिफिनेशन भी कई बार पूछ लेता है, निकालने का वो तरीका जानना चाहिए आपको। अच्छा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनको कंपनसेशन देने की बात आती है। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनको कंपनसेशन मिलता है, और जो गेनिंग पार्टनर होते हैं, जो लोग गेन करते हैं, वो कंपनसेशन देते हैं। तो ये कंपनसेशन क्या है, थोड़ा बहुत इसकी परिभाषा को जान लेना। तो कितने टर्म आ गए, एक तो टर्म आ गया गेन या गेनिंग रेशियो कह लो, सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह लो, गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और कंपनसेशन। इतनी बातें आ गई। कैसे निकालोगे आप, फार्मूला यूज़ करोगे, फिर उसमें देख लेना, उसके मीनिंग को जानना, कैलकुलेट कैसे करोगे। इसी चैप्टर के अंदर जब चेंजेज आते हैं तो चेंजेस बता दिए, कई कारण हो सकते हैं, कई ओकेज़न हो सकते चेंज करने का। जो हमें करना होता है इसी में वो हम लोग कर सकते हैं। एक वर्ड आएगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन यहाँ भी आता है, आगे भी कई जगहों पर आएगा। तो रीवैल्यूएशन किस बात का, रीवैल्यूएशन सभी एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो जब पुनर्मूल्यांकन होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता है, तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे उस पर प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, वो आप सीखे होंगे प्रैक्टिस करते समय।
तो ये क्या होता है रिवोल्यूशन अकाउंट और कब किया जाता है, थोड़ा ये कारण को जान लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये काफ़ी हेल्प करेगा। एक होता क्या है, इसका दूसरा नाम भी पता कर लेना, क्या दूसरा नाम इसका होता है। तो क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, और इसके जर्नल कैसे बनेंगे। जो आइटम्स इसके अंदर आते हैं उन आइटम को हम लोग जर्नल कैसे बनाएंगे, ज़रूर इसको देख लेना जर्नल बनाने के लिए। और गुडविल का कैलकुलेशन वाली बात आएगी, आप वैल्यूएशन जान गए इसमें, और ट्रीटमेंट कर लेना गुडविल। अब देखना एक पॉइंट इसमें आगे होता है कई बार कि अगर पहले से गुडविल अवेलेबल है, हमारे फर्म में पहले से गुडविल विद्यमान है, वैसे हालत में क्या जर्नल हम लोग बनाएंगे, वैसे हालत में क्या जर्नल बनाएंगे। बाकी गेनिंग के दशा में, सेक्रीफाइसिंग के दशा में गुडविल की एंट्री कैसे की जाएगी, आप इसको एक बार देख लेना। तो एक तरह से ये हमारा हुआ इम्पोर्टेंट गुडविल वाला। अब आते हैं 5वां टॉपिक पे। जो हमारा 5वां टॉपिक वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसका वही मतलब समझिए, मीन जानिए कि पार्टनर के एडमिशन का क्या मतलब होता है, एक न्यू पार्टनर बनाने का क्या मतलब होता है किसी फॉर्म में, मीनिंग उसका जान लीजिए। अच्छा, जब एक पार्टनर बनेगा किसी फॉर्म में तो हमारे अकाउंट पर क्या असर होगा, जब एक न्यू पार्टनर आएगा तो हमें क्या करना होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो पहले तो हम इसका समझ गए, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। ये काम तो आपको जानना पड़ेगा इस चैप्टर में, 5वां नंबर चैप्टर में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में। अब उसके देखना हमें कैलकुलेट क्या क्या करना होगा। तो कैलकुलेट हमें करना है कि जब न्यू पार्टनर आएगा तो एक तो पहले से जो लोग हैं उनके ओल्ड रेशियो है, कैलकुलेट नहीं करना है, पहले ही से है। लेकिन जब न्यू पार्टनर आएगा तो उसका भी कुछ रेशियो होगा, तो बाकी बचे जो पार्टनर हैं उनके रेशियो अब बदल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, सभी पार्टनर का। तो वो मेथड आप जानेंगे, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर। तो आपको जो निकालने पड़ सकते हैं, इसमें आपको निकालने पड़ सकते हैं न्यू रेशियो, इसको आप सीखेंगे कैसे निकालते हैं। इसमें आपको निकालने पड़ सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो आप सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। और इसके अलावा आप जो गुडविल इसमें जो होगा, जो गुडविल की बात चलेगी, जो वैल्यूएशन किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट आपको सीखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मतलब है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब एक न्यू पार्टनर का एडमिशन किया जाएगा फॉर्म में, तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसको थोड़ा बहुत देख लेना आप इस चीज़ को। इसमें आपको और काम करना पड़ेगा, इसमें एक और अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, ये रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, इससे प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। एक और बात है, अगर पहले से हमारे बिजनेस में एक्यूमुलेटेड रिज़र्व है या प्रॉफिट है या लॉस है, तो पहले से एक्यूमुलेटेड रिज़र्व, प्रॉफिट या प्रोविज़न है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या कैपिटल में एडजस्टमेंट या बंटवारा करना है। तो कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह लीजिए या लॉस कह लीजिए, प्रोविज़न पहले से हो सकता है या रिजर्व हो सकता है इत्यादि। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, पहले से हमारे बुक में ये हो सकते हैं, तो उनको तो मिलना नहीं चाहिए नए पार्टनर को। तो इसको हम लोग कैसे बंटवारा करेंगे, किस में, पुराने साझेदारों में। तो इसको देखना ज़रूरी है। एक और जो हम लोग साथ साथ चलते हैं,
इन तमाम चीज़ों को एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल में। एडजस्टमेंट इन कैपिटल। तो जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमें कौन कौन सा क्रिया करनी पड़ सकती है, तो एक मेन पॉइंट पहले तो मीनिंग समझ लेना है, और ये जितने हैं ये सब काम करने पड़ सकते हैं। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, पहले से प्रॉफिट या लॉस कुछ पड़ा हुआ है, कोई फंड कोई रिजर्व, उसका कैसे पुराने पार्टनर में बंटवारा किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में बंटवारा होगा या न्यू रेशियो में होगा, ये जानना है। चलो मैं बोल देता हूँ कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व पड़े हुए हैं ये सभी ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और उसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लिया जाता है। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस में रखना, बात हजम हो जाएगी। आगे जो हम इसमें बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो कई बार गुडविल पता नहीं होता कि गुडविल है कितना, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल, उसको बोलते हैं हम लोग हिडन गुडविल बोलते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, जो गुडविल क्लियर पता नहीं चल रहा कितना गुडविल है, तो कैसे निकालेंगे ये तो आप ज़रूर ट्राई करना। आपका टॉपिक दिया होगा हिडन गुडविल का, उसमें और आगे बढ़ेंगे आप। वर्कमैन कंपनसेशन, एक और पॉइंट आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन। कई बार हम लोग अपने वर्कर्स के लिए, मजदूर के लिए कंपनसेशन देना पड़ता है एम्प्लॉइज़ के लिए, तो फंड बना देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या एम्प्लॉय, तो बड़ा लंबा नाम है वैसे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का है, कब देना पड़ जाए। तो ये एक टॉपिक है, जरा इस टॉपिक को आप थ्योरी पढ़ जाना और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ जाना, कैसे कैसे काम उसका करेंगे, ये टॉपिक आप ध्यान रखना है चीज़ को। अगला टॉपिक हमारा है 6ठा नंबर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में वो कौन कौन सा खास बिंदु है, इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स बढ़ सके। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और उसका टॉपिक भी है। ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, और इसके अंदर जो टॉपिक हमने मार्क किया था ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हिडन गुडविल भी आता है। तो हिडन गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे फिगर निकालोगे, और उसके जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, तमाम चीज़ें उसको ज़रूर देख लेना। जो 6ठा चैप्टर है रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार कोई न्यू पार्टनर बन सकता है उसी प्रकार कोई पार्टनर पहले से किसी भी कारण से फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। तो जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा, रिटायर होके जाएगा, तो वैसे हालत में हमें क्या करना होगा, तो करना क्या होगा जानिए कि इसका पहले मतलब क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। इसका मतलब क्या है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, और जब रिटायर होता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, रिटायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा इसका। तो ये दो टॉपिक हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, आखिर उस पार्टनर का हम लोग जब हिसाब करेंगे, उसका जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाता है। तो इस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को आप ज़रूर ध्यान से देखें। तो हम यहाँ पर एक संकेत कर दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। आपकी किताब में इसका प्रोफार्मा दे रखा होगा कि कैसे बनता है, यानी कैपिटल अकाउंट के रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में कौन कौन सा आइटम लिख सकते हैं आप, उसके डीआर साइड में कौन कौन सा आइटम लिखेंगे। तो आइटम तो कई आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में वो आइटम कितना दिया हुआ है। तो जितना कुछ मिलने वाला इसको होता है, जितने कुछ उसके अपने हैं रिटायरिंग वाले को, सबको सीआर साइड में लिखते हैं, और जितना उसने ले लिया है
या जो माइनस करना है, घटाना है, सब उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। बाकी जो बैलेंस बचेगा, क्या पेमेंट कैसे होगा, आप समझ सकते हो। तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो बात उसके अंदर आ जाएगी कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बच रहा है, क्या उसको कैश में, चेक में पे हो रहा है, वो समझ जाना है चीज़ को, या उसको लोन के तौर पर रखा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो या इसको पेमेंट करेंगे या फिर लोन के रूप में रखेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी बात हुई है, किस तरह से करना है। उसको कहते हैं हम लोग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे किया जाएगा। जो 7वां टॉपिक है इसका, जो 7वां चैप्टर है वो है डेथ। इसी का सेकेंड रूप कह सकते हैं। कई बार किसी किताब में एक ही साथ दे रखा है, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। कुछ किताबों में अलग दे रखा है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। चूँकि अगर रिटायर होना है किसी को फर्म से तो पहले से नोटिस देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के डेट करीब तो सबको पहले से मालूम हो सकता है, क्योंकि नोटिस देना पड़ेगा रिटायर होने के लिए। लेकिन मरने के लिए नोटिस की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर नोटिस दिए बेचारा कभी भी वो मर सकता है। तो अचानक जैसे हमारे पहले बैलेंस शीट हमने बनाया, 31 मार्च को क्लोज़ किया, बैलेंस शीट फिनिश किया, उसके 2 महीना बाद जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा हो चुका है, ओके, बिजनेस रन कर रहा है। इसी दरमियान, इससे पहले कि वो साल जो चालू वर्ष है क्लोज हो, हम मार्च तक पहुँचे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बिजनेस चलने के बाद किसी बेचारे का देहांत हो जाता है, कोई पार्टनर मर सकता है। अचानक ऐसा हो सकता है, पहले से कोई सूचना नहीं है हमारी। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद जितने महीना बाद उसकी मृत्यु होती है उतने महीना तक का हिसाब करना है। सपोज़ करो कि 31 मार्च का हमारा हिसाब हो रहा है, बैलेंस शीट बन गया, सब पता है, तो 31 मार्च सब हिसाब हो चुका है। अब 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो पूरा 1 अप्रैल रहा बेचारा, एक पूरा मई गुजार लिया और 31 मई को उसका डेथ हो जाता है, तब क्या होगा। तो पूरे अप्रैल 1 महीना, पूरा मई 2 महीना, 2 महीना उसने काम तो किया हमारे पास। तो 2 महीने के फर्म का क्या कंडीशन है, तो 2 महीने में कुछ वर्क हुआ तो कुछ प्रॉफिट भी तो हुआ होगा। पहला साल, जब कोई भी साल मान लेते हैं कि 31 मार्च को समाप्त हुआ, तो ऑन द क्लोजिंग ऑफ द ईयर हम सारा काम कर लिए हैं, फाइनल अकाउंट बन गया है, प्रॉफिट लॉस बंटवारा हो गया। 1 अप्रैल से न्यू वर्ष शुरू हो गया हमारा, चलना शुरू किया, पूरा अप्रैल चला गया, पूरा मई चला गया और 1 जून को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो हम देखेंगे ना कि इस चालू वर्ष में कई महीना काम किया उसने, तो उसने पूरा अप्रैल, पूरा मई, 2 महीना काम किया। तो 2 महीना जो ऑपरेशन चलाया हमने बिजनेस का, तो इस 2 महीने में कुछ तो प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस हैं। तो ये एक समस्या है कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। लास्ट बैलेंस जो ख़त्म हुआ उससे लेकर के और उसके मरने के डेट तक का क्या प्रॉफिट है या लॉस है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये थोड़े से मुश्किल ये है, तो थोड़े से मुश्किल है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें जो टर्म हमारे यूज़ किए जाएंगे, एक मर जाने वाले का एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है, एग्जीक्यूटर से अकाउंट हम लोग खोलते हैं। तो थोड़ा बहुत देख लेना कि एग्जीक्यूटर्स किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट किसको कहा जाएगा, और जो भी मर जाने वाले के जो फंड हैं, जो उसके संपत्ति निकलते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो सब कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पार्टनर के, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जब पेमेंट देने की बात आएगी तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, क्योंकि वो तो मर चुका जिसकी पूंजी है। तो ये जितना हिसाब हुआ है किसको दिया जाए, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और एग्जीक्यूटर अकाउंट एक लीगल पर्सन है, अपॉइंटमेंट बाय द रेस्पेक्टिव कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया होगा और उसी के हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो जाने किस जेन्युइन पर्सन को वापस पैसा देगा जिसको। तो इस प्रकार जैसे रिटायरमेंट के केस में पूंजी अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वैसा ही इसमें ही बनाना है, सब पॉइंट ऐसा ही होगा। जिस तरह सेक्रीफाइसिंग
गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे किस में, रिटायरिंग में गेनिंग, क्योंकि सेक्रीफाइस जो जा रहा हो तो पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है। उसी प्रकार जिसकी डेथ हो गई वो पूरा सेक्रीफाइस कर गया अपना रेशियो, जो बच गया उनको गेन हो गया है। तो जो लोग गेन करते हैं वो कंपनसेट करते हैं। तो जो भी हिसाब किताब होगा इस मृत्यु प्राप्त पार्टनर को, इसके बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं किसको, एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूटर कौन सा है, एक कोर्ट द्वारा बहाल किया गया आदमी है कि लीगल पर्सन है। अब पेमेंट जैसे देना है, जैसे एग्रीमेंट होगा, उसको वन टाइम देना है, किस्तों में देना है, लोन में रखना है, क्या करना है, डिपेंड करता है सवाल किस तरह का है। एक जो बड़ी समस्या सामने जो आएगी, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। ये है चीज़ निकालना। अब इसके निकालने के लिए कुछ मेथड यूज़ करते होंगे लोग, उस मेथड को आप ज़रूर ध्यान रखना। और जो भी ये पीरियड का प्रॉफिट निकालोगे वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो डिसीज़ पार्टनर है, जो पार्टनर की मृत्यु हो गई है, इस प्रॉफिट में कितना हिस्सा बनेगा उसका हिस्सा निकाल लेते हैं, फिर उसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक एस्टिमेशन बेस पर निकाला गया है, एक एवरेज बेस पर कैलकुलेट किया गया है कि फाइनल तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा साल के अंत में निकलेगा, लेकिन हम 2 ही महीना, 2.5 महीना, 3 महीने का निकाल रखे हैं जो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस वर्ड को जोड़ दिया जाता है। तो इसको आप देख लेना, इतना ही पॉइंट है डेथ में। तो डेथ और रिटायरमेंट दोनों बहुत एक दूसरे के आसपास में है। एक और चैप्टर है इसका, 8वां चैप्टर। ये जो 8 नंबर चैप्टर है और ये आखिरी चैप्टर है पार्टनरशिप का। इसका मतलब आखिरी चैप्टर ये ख़त्म हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका सीधा मतलब है किसी कारण से अगर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चल पा रहा, कई कारण हो सकते हैं, उसी दशा में करते क्या है, बंद करो सारा बिजनेस, बंद करो कारोबार, बंद करो और जितनी संपत्ति है बेच करके जो लिएबिलिटी उनको चुकाइए और अंत में बन जाए अपने अपने पूंजी लेके घर वापस जाइए। इस प्रकार व्यापार का बंद हो जाना है जब पार्टनरशिप फॉर्म। ये मत इसका मीनिंग समझें। तो हमको टॉपिक, जो मेन चीज़ इसमें टॉपिक है वो टॉपिक है, ध्यान रखना कि क्या मीनिंग होता है इसका। ये तो आप जरूर रटेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। पार्टनरशिप का विघटन किसे कहते हैं और पार्टनरशिप फर्म का विघटन किसको कहते हैं। तो पार्टनरशिप का दोनों में फ़र्क है, बोलने में थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख लेना। पहली बात कि इसके मीनिंग को आप ज़रूर समझ लेना। जब आप मीनिंग समझोगे तो देखना कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप, इन दोनों के डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कहता अक्सर पूछता रहता है। और आगे जो हम लोग देखेंगे मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ये क्या क्या मोड है या कौन कौन सा मेथड है जिसके अनुसार हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं फर्म को, पार्टनरशिप व्यापार को बंद कर सकते हैं। तो मोड क्या है या मेथड क्या है जिससे पार्टनरशिप बिजनेस को बंद किया जा सकता है। तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो कौन कौन से तरीके हैं, मेथड है जिसके अनुसार हम लोग, जिसके माध्यम से समाप्त कर सकते हैं बिजनेस को। तो कानूनी प्रक्रिया इसमें आ जाती है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें जो मेन आपको देखना है, मोड तो देख ही लेना है, एक मेन जो देखना है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन आते रहता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कई पॉइंट है उसमें।
इसको तो ज़रूर देख जाना, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कोड। इसमें टॉपिक और आप आगे देखोगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं उसमें जिस पर फोकस हमें करना है ताकि एग्ज़ाम के समय आप बार बार उसको देख सकें और आपकी घबराहट ख़त्म हो, घबराहट दूर हो जाए आपकी। मेरा वही मकसद था। बहुत घबराहट होती है। डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेप्ट, जब पार्टनरशिप व्यापार बंद होता है तो हम लोग डेप्ट जो ऋण है, कर्जा, वो चुकाने की बात करते हैं। उसमें देखते हैं कि दो प्रकार के डेप्ट पाते हैं कर्जे। एक तो फर्म के डेप्ट है, लिखते हैं ना उसमें पार्टनरशिप फर्म डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट। तो इसमें दोनों के डिफरेंशन देख लेना, फर्म डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट में अंतर क्या है ये भी देख लेना। बहुत छोटा छोटा सा इसमें ये है। अब हम आएंगे इसके अकाउंटिंग में कि इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग कौन कौन सा अकाउंटिंग क्लोजिंग एंट्री करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद करते हैं सब कुछ अकाउंटिंग में भी। तो कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग। एक तो हम लोग बनाते होंगे जो आपको दम सीखना है, प्रैक्टिस करना हर हालत में, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है या इसके नेचर क्या है, मतलब ये किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो ये आपको जाना है ऐसा अकाउंट। इसका प्रोफार्मा आप ज़रूर देखिए, कौन कौन सा आइटम्स डेबिट में लिखते हैं, कौन कौन सा आइटम क्रेडिट में लिखते हैं, कैसे बनता है, ये तो आपको एकदम निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, बार बार करो। इसमें निकलेगा प्रॉफिट अंत में या फिर लॉस निकलेगा, तो कैसे बंटवारा करते हैं साझेदारों के बीच में या पार्टनर्स के बीच में बंटवारा करते हैं। जब हम लोग ये बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, तो इसको बनाते समय जो फोकस रखना है, मतलब जहाँ मिसिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, एक तो आप ध्यान रखोगे बनाते समय अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी। कुछ ऐसे एसेट्स जो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, कुछ ऐसे लायबिलिटीज़ हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको क्या करना है। अब हमारा व्यापार चूँकि बंद हो रहा है, तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट हैं उनसे फिर कुछ ना कुछ हम लोग रियलाइज़ करते हैं, तो उसको जगह हम इसमें देते हैं कि कितना उसका वैल्यू था और कितने में हम उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना। और कितने के हमारे लायबिलिटी हैं उसको क्या कर रहे हैं। तो जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, उस पर ज़रूर ध्यान देना कहीं मिसिंग ना हो जाए। इसमें एक और बात हम लोग देखते हैं कभी जो खतरनाक पॉइंट है, जो केयर करना है आपके यहाँ पर, पूरा केयर करना है। वो केयर ये है कि कई बार हम अपने एसेट में से, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो, अपने एसेट्स में से क्रेडिटर्स को दे देते हैं। जो हमारे डेप्ट है उसका कुछ पार्ट चुकाने के नाम पर कि ये संपत्ति ले लीजिए, कुछ लोन हम वापस कर दिए। तो ध्यान रखना, जब महाजन को अपने एसेट का कुछ भाग देते हैं ताकि कर्जा उतना पूरा हो जाए, लायबिलिटी हमारा चुकता हो जाए, तो बाकी क्या करेंगे, ज़रा ये कहीं ना कहीं सवाल होगा, पर ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, जब पहला तो ये खोलते ही हैं, मालूम है कि दूसरा आप क्या खोलेंगे। ऑर्डर में अकाउंट जब हम लोग खोलते हैं तो दूसरा हम लोग पार्टनर्स का करंट अकाउंट खोल सकते हैं अगर होगा तो। तीसरा हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोल सकते हैं। और चौथा अकाउंट हम लोग पार्टनर्स का लोन, अगर कोई है, लोन अकाउंट खोल सकते हैं। और पांचवा अकाउंट अगर खोलना कहे या ना कहे, यानी कैश या बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट ही हम लोग खोलते हैं। ये तो हर हालत में खोलना पड़ता है। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसके अनुसार काम करते हैं। अगर क्वेश्चन में जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं तो ये सब मिला के पाँचों खोलने पड़ सकते हैं। यह जो पहला है हमारा रिलेशन अकाउंट, इसको तो खोलना ही खोलना होता है। खोलते समय ध्यान रखना है, केयर करना है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इनका ट्रीटमेंट ज़रूर देख लेना। स्पेसिफिक रिजर्व या स्पेशल रिजर्व, स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल फंड, इसकी भी बात चलती है। तो जो स्पेसिफिक रिजर्व या प्रोविज़न या फंड है उसको भी हम लोग जगह देते हैं इसमें। वो किसको कहते हैं, कब रिकॉर्ड करेंगे, सीआर में, डीआर में, थोड़ा ज़रूर समझना चीज़ को। बाकी जो ये दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये कभी खुलता है कभी नहीं खुलता। अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो खुलेगा,
इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो नहीं खुलेगा। और जो ये तीसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लगभग तय है कि ये खुलेगा। अगर करंट अकाउंट भी दिया है तब भी ये खुलेगा, क्योंकि इसका बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसमें। तो जो हमने टिक लगा रखा है ये तो करीब खुलना है। ये जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। अगर पार्टनर का लोन दिया ही नहीं है, पार्टनर का लोन है ही नहीं, तो ये अकाउंट खुलेगा नहीं। लेकिन यह अंत में जो पांचवा है ये हर हालत में खुलना है, और दोनों साइड के बराबर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लास्ट में हम लोग कैश अकाउंट ओपन करते हैं, बोथ साइड टोटल इक्वल आता है, इसका मतलब हिसाब किताब हमारा बराबर हो गया है। तो ये देखना है एक बड़ी बात जो आपको बड़े चौकन्ना रहना है। आप ऊपर से मिटाते हैं, आपको चौकन्ना रहना है। इस चैप्टर में जो एक बड़े डेंजरस बात है जो अक्सर क्वेश्चन वहाँ से आते रहते हैं, वो है बैलेंस शीट नहीं दिया होना। व्हेन बैलेंस शीट इज़ नॉट गिवन एंड वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड सो ऑन। अगर बैलेंस शीट दिया ही नहीं और आपको ये काम करना होता है तो मुश्किल होता है। तो जब बैलेंस शीट नहीं दिया हो, बैलेंस शीट नहीं हो और आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मेमोरेंडम बनाते होंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ता है ताकि ये पता चले कि हमारे पास कितने एसेट्स थे और कितने लायबिलिटीज़ थे। जब वो पता लगेगा तभी तो हम रियलाइज़ करने की बात करेंगे। तो जब बैलेंस शीट नहीं दिया, व्हेन बैलेंस शीट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल फिगर ऑफ लायबिलिटीज़। उसी बेस पर तो कितना चुकाना है हमको पता लगेगा, कितना एसेट है, कितना रियलाइज़ हो रहा है ये पता लगेगा। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया है तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए हमको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं। तो जो भी फिगर बैलेंस शीट में जाने चाहिए सबको एडजस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से या मेमोरेंडम बैलेंस शीट से पता लग जाता है कि कितने के एसेट्स है, कितने के लायबिलिटीज है। फिर दम आसान हो गया उसके बाद ये बनाना। तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखना कि जब बैलेंस शीट नहीं दिया हो और हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये ज़रूर देखना। उम्मीद है इस टॉपिक को अगर आप इस तरह केयर करते हो तो उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में बिना घबराहट के अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। ध्यान से पढ़ना, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे। अभी समय है, कोई घबराहट नहीं है, चैन से रहो, लगातार कंटिन्यूअस आप पढ़ते रहिए। सामान्य तौर पर बस मेरी शुभकामनाएँ आपको। विश यू ऑल द बेस्ट।